नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा। और एक बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश तो पहले ही कर दी थी, लेकिन अब केंद्र से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस केस में सीबीआई अब जांच होगी। केंद्र से यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीएम योगी ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों से चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि अब तक सीबीआई से क्यों कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कल भी इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, इसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि आखिर इतने दिन बाद भी सीबीआई से नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ है। लेकिन डीओपीटी मंत्रालय ने साफ तौर पर अब इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब सीबीआई इस केस की जांच करेगी। हम आपको बता दें कि हाथरस केस में एसआईटी अब तक जांच कर रही थी। एसआईटी तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी, उनके परिजनों से पूछताछ कर रही थी। अब सीबीआई जब इस केस में जांच करेगी तो सारे बयान और सारी जितनी भी चीजें एसआईटी के पास हैं वो अब सीबीआई के पास पहुंच जाएगी। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई और हाथरस केस में आगे भी जो अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब तमाम लोग, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हाथरस केस की सच्चाई क्या है। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि सरहदों पर क्या चल रहा है। इसलिए सरहद पर हर एक जो चुनौती है वो हम आपको बताएंगे और सरहद पर किस तरीके से हमारे रणबांकुए तैनात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। वायुसेना की पूरी ताकत हम आपके सामने आज रखेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हालात जो भी हों, कोई भी इलाका हो, हमारी आर्मी पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला करती है। कच्छ के रण से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक, समंदर से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक, हर जर्रे जर्रे पर सेना की पैनी नजर है। बिल्कुल। और इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान। जो हालत इस वक्त है उससे देखकर यह लगता है कि चीन के साथ कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान लेह से अब तक की सबसे विश्वसनीय और सटीक रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लेह के एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं और अगले 1 घंटे तक लगातार इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में देखिए भारत चीन सीमा से हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। MiG-29 के एक और हवा में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान, ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसी है तैयारी। जंग हुई तो कैसे होगा दुश्मन का संहार। राफेल, सुखोई और मिग कैसे करेंगे चीन का शिकार। अब बात नहीं, सिर्फ रण होगा। चीन और पाकिस्तान के लिए। तो जैसा कि तमाम तस्वीरों को आपने देखा, भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत की सेना भी सतर्क हो गई है। लेह एयरबेस पर साजो सामान और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना रणनीतिक तैयारी में जुट गई है। लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान तो तैनात किए ही जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी एक्टिव हो गए हैं। सीमा की चौकसी के लिए चिनूक, चीता, अपाचे, IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। MiG-29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया MiG-29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76। वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोब मास्टर।
भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर है, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोबमास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हरकुलस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। MiG-29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए चलते अपने मेहमानों के पास समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहां हैं, क्योंकि जिस जगह आशीष खड़े हुए हैं, तैयारी तो भारत की पूरी है, लेकिन सीमा के उस पार दुश्मन क्या सोचता है और क्या हम उस तरीके से तैयार हैं। हम चर्चा करेंगे। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आशीष जहां मौजूद हैं, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है ये बताकर कि हम कितने तैयार हैं, लेकिन सीमा के उस पार चीन भी मौजूद है और खबर यह भी आ रही है कि धीरे धीरे वहां पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत भी उस तैयारी में है। आप क्या मानते हैं, क्या मौसम के इस दौर में, जबकि कपाने वाली ठंड होती है, वहां पर कितने हम तैयार हैं और कितने सक्षम? मनोज, जहां तक की सक्षमता की बात है, हिंदुस्तान की फौज सक्षम है। एयरफोर्स, आर्मी दोनों तैयार हैं, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन ये लड़ाई जो है अब मौसम के साथ लड़ना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इस मौसम के साथ लड़ने के लिए हमारी फौज काफी सालों से इस माहौल में रहने के लिए बहुत आदी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है।
दूसरी बड़ी बात है लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट हैं, हम लोगों ने अपना मेंटेनेंस भी कर रखा है। हमको मालूम है कि हम लोगों ने वहाँ पे 6-7 महीने सड़कें कई बार बंद हो जाती हैं। जरूर अटल टनल खुला है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और रास्ते और खुल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या मौसम है जिसके बारे में, और तीसरी बहुत ही बड़ी समस्या है चीन, जो अनप्रिडिक्टेबल है। चीन को इस तरीके से चीन विस्तारवाद में लगा है, पर ये आप मान लीजिए चीन लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। चीन लड़ाई नहीं करना चाहता, वो संजू के प्रिंसिपल पे रहता है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब लड़ना नहीं है, किस तरीके से अपने जो भी दुश्मन है उसको किस तरीके से बिल्कुल नाकाम करना है। उस हालात में वो हमें इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली इसमें दबाव डाल रहा है। मिलिटरीली उसको मालूम है कि वो हिंदुस्तान की फौज के साथ जीत नहीं सकता तो हमसे लड़ेगा नहीं। लेकिन दूसरे जो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, पाकिस्तान को उकसाना, बाकी देशों को उकसाना, उसमें लगा रहे हैं। जी प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास भी हम चल लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे भी वही जानना चाहते हैं हम। और देखिए, जो भी हालात बने हुए हैं LAC पर वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं भारतीय वायुसेना की ओर से, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, और चीन अनप्रेडिक्टेबल है जिसका जिक्र खुद कर रहे हैं संजय कुलश्रेष्ठ जी, क्या आपको लगता है कि युद्ध के हालात बन रहे हैं? और अगर युद्ध के हालात बन रहे हैं तो भारत की तैयारी के लिहाज से कितने ज्यादा हम तत्पर हैं? देखिए, युद्ध के लिए भारत की जो तैयारी है उसके 2 एंगल की है। मैं 2 एंगल में बात करूंगा। जी। पहले भारत की फौज की तैयारी वो टोटल है। जी। भारत की फौज तो पहले से ही तैयार थी। जी। भारत की फौज तो मई के एंड में जब आना शुरू हुए थे तो वो रेडीनेस हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह वो अपने आप चलती जा रही है। मेंटली और लीडरशिप जो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, वो टोटली रेडी थी। बात आती है पॉलिटिकल डिसीजन की। पॉलिटिकल डिसीजन जब रेडी होता है जी बख्शी साहब, आपके पास आऊंगा, एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि भारत चीन सीमा यानी कि LAC का दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान लेह है, और यहां सरहद पर हालत बेहद नाजुक है। चीन से मुकाबले के लिए आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी पूरी तैयारी में। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से जंगी तैयारियों की हर तस्वीर तफसील से भेज रहे हैं। चीन से मुकाबले के लिए इस वक्त भारत चीन सीमा पर सुखोई, मेघ, तेजस, मिराज, चिनूक और चीता हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की गई। ग्राउंड जीरो से अब फोर्स की तैयारियों का जायजा लेने वाली देखिए इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा, और जिस तरह से आपने देखा ये भारत चीन सीमा के सबसे करीब पहुंचा इंडिया न्यूज। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान से सबसे सटीक रिपोर्टिंग। मेरे पीछे MiG-29 इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 के टचडाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ। इंडिया न्यूज पर देखिए चीन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। पाकिस्तान के लिए सरहद से आई डराने वाली खबर। दिख रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान लेह की तस्वीरें। लेह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सामान्य से कम ऑक्सीजन होती है। ठंड में -40 डिग्री तक पारा गिर जाता है।
लेह को दुनिया का सबसे दुर्गम जंगी मैदान कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, इतने खतरनाक इलाके में चीन जैसे दुश्मन का सामना करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लेह के एयरफोर्स बेस से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। मेरे पीछे MiG-29 इंडियन एयरफोर्स का ये ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा। और जिस तरह से आपने देखा, ये बेहतरीन ओवरशूट करते हुए, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से कई बार प्रैक्टिस की जाती है। जो ये रनवे है आपको दिखाई दे रहा है लेह एयर बेस का, इस पर फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड तो रूटीन तरीके से करते हैं, लेकिन टचडाउन करके वापस लिफ्ट ऑफ, इसका मतलब है कि जो ओवरशूट करना होता है, इसका मतलब है कि पायलट्स कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का। और क्योंकि लेह एयरबेस काफ़ी नज़दीक है, जो नज़दीकी LAC पॉइंट है वो यहाँ से केवल और केवल मान लीजिए कि एक 60 नॉटिकल माइल, मतलब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का ही है। तो इतना फॉरवर्ड लोकेशन पर है LAC से, और ये टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए ये केटर करता है, मतलब कि LOC के लिए भी और LAC के लिए भी। और इसी के मद्देनज़र इस तरह के एयरबेस, जो लेह एयरबेस है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एक जेनरिक अंदाज़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा पैन करके हमको दिखाएं, जिस तरह फाइटर जेट गया जिस तरफ, वो एरिया है जहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में आपको जो पैंगोंग सो लेक है वो है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम आएंगे तो फिर आपको गैल्वन एरिया दिखाई देगा, जो कि सबसे नज़दीकी एरिया है LAC का लेह एयरबेस से। उससे थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो आपको जो ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर टॉप पर, वो खारदुंगला पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड वहीं पर है। और अगर हम थोड़ा सा और लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पर कारगिल और द्रास की तरफ वाला डायरेक्शन है। और साथ ही साथ अगर हम और थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे, आपको पैन करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये जोजिला पास, बेसिकली LOC वाला एरिया है। तो ये एक वो एयर बेस है जो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने कहा था कि टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार होने की ज़रूरत और तैयार होने की बात उन्होंने कही थी। ये ऐसे समय में अगर टू फ्रंट वॉर होगा तो दोनों ही दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी, LOC के लिए भी, LAC के लिए भी, इस तरह के जो एयरबेस है जो काफ़ी फॉरवर्ड एरियाज़ में है, जैसे कि मैंने बताया कि केवल 100 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से LAC, ये बहुत ही महत्व रखता है। और इसीलिए इस तरह के एयरबेसेस का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और अब हम एक और ये लैंडिंग आपको दिखाएंगे। लैंडिंग नहीं, ये ओवरशूट करेगा। हमें जिस तरह से ATC से इंफॉर्मेशन मिली है और ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। ये देखिए कि किस तरह से MiG-29 के टच डाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन को छुआ नहीं और तुरंत वापस टेक ऑफ कर गया। ये गर्जना आपके विश्वास को और बढ़ाती होगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और तैनात है। जाहिर सी बात है, इनका एक मकसद है कि जब यहाँ से टेक ऑफ करें तो चीनी वायुसेना के रडार में वो ब्लिप कर जाएं, वो सिग्नेचर दे जाएं कि उन्हें पता चल जाए कि हम कितने तैयार हैं, कितने तैनात हैं। साथ ही साथ इस तरह के कई फाइटर जेट्स किसी भी समय में हवा में होते हैं कि अगर समझिए कि चीनी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस में आने की कोशिश किया, किसी तरह का अटैक का प्लान उन्होंने बनाया या मनूवर किया या एक्शन किया, तो हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट लोडेड होते हैं वेपन्स के साथ में, मिसाइल्स के साथ में। इसका मतलब साफ है कि जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत चीनी वायुसेना के किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही वो मिसाइल दागकर एंगेज कर सकें, या फिर अगर उन्होंने हमारी आर्मी के बेसिस पर अटैक किया तो उन्हें वापस चीनी वायुसेना को अपने एयर स्पेस में जाने के लिए समय न मिले। इसीलिए इस तरह से बहुत सारे टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स और ओवरशूट किए जाते हैं एयरफोर्स द्वारा, ताकि लगातार
भारतीय जो एयर स्पेस है उसमें हमारी प्रेजेंस बनी रहे और इस बात का अंदाजा चीन को भी हमेशा लगा रहे। और ये पिछले 6 महीने से लगातार किया जा रहा है, पहले भी किया जाता रहा था लेकिन 6 महीने से और बढ़ा दिया गया है और अगले 6 महीने भी और इसी तरह से बड़ी हुई तादाद में बहुत ज्यादा टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स होगी। इस वक्त लेह एयरबेस में चीन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए राफेल, मिराज, सुखोई, मिग-21, तेजस, चिनूक, C-17S, अपाचे और हरकुलिस को तैनात किया गया है। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने लेह जैसे दुर्गम इलाके में फ्लाई करने वाले स्क्वाड्रन लीडर्स और फाइटर जेट उड़ाने वाले हवाई योद्धाओं से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर चीन के खिलाफ एयरफोर्स की कैसी तैयारियां हैं। और आइए फिर से एक बार हम रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का और सीधा मैं चलूंगी प्रफुल्ल बख्शी जी के पास। बख्शी साहब, अपनी बात आप जरूर पूरी कीजिए और खास तौर से जो 2 फ्रंट वार सिचुएशन की बात आशीष अपने रिपोर्ट में भी कह रहे थे, उस लिहाज से कितना तैयार है भारत की वायुसेना, और इतिहास के संदर्भ में अगर देखें तो कब कब इस तरह की सिचुएशन का सामना हमने किया है? देखिए, 2 फ्रंट वॉर जो है ये फिनोमेना बड़ा नया फिनोमेना है जिसका कि हमने ऑफ कोर्स हमारी तैयारी तो 71 में भी थी, पर चाइना उस टाइम नहीं आ पाया क्योंकि चाइना बाध्य हो गया था। वो उनकी खुद अंदर इंटरनल संघर्ष चल रहा था, अमाउंटिंग टू म्यूटिनी, वो इसलिए नहीं आ पाए। क्वेश्चन अब आता है, इस समय चाइना और पाकिस्तान मिल गए हैं और वो वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से उसके ऊपर का लोड चाइना ले ले और इसलिए चाइना बाध्य है क्योंकि उसने CPEC में अपना बहुत पैसा लगाया हुआ है और उस एरिया को बचाना चाहता है जो कि हमारे एरिया कमांड एंड कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि POK में बगावत शुरू हो गई है, लोकल्स की पुलिस की बगावत शुरू हो गई है। इसीलिए इस समय जो 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन बनी है वो हमारे फेवर में हो सकती है। हमारी तैयारी जो एयरफोर्स की है, तो मैंने आपको बताया वो मई से ही हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो एयरफोर्स का था एब्सोल्युटली रेडी था। अब पॉलिटिकल बॉडी जो है एब्सोल्युटली तालमेल खा रही है और जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एयरफोर्स को मिल गए हैं कि अब आपको ये करना है और आर्मी के साथ में हमारे को तालमेल करना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई होगी ये वेरी इंटेंसली क्लोज कोऑपरेशन होगा आर्मी और एयरफोर्स में। ठीक है सर, मैं आप लोगों के पास फिर से एक बार वापस लौटूंगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 2 फ्रंट वार सिचुएशन की बात हो रही है, यानी एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है चीन। LAC और LOC दोनों तरफ भारत को तैयार रहना है और भारत लगातार अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है। और जिस तरीके से संजीदगी से आप देख रहे हैं कि तैनाती हो रही है, डिप्लॉयमेंट हो रही है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर तरह की सिचुएशन के लिए इंडिया तैयार है, प्रिपेयर्ड है। छोटे से ब्रेक के लिए सीमाओं से आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विंग कमांडर बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वो तमाम तस्वीरें आपने भेजी, वो भारत की ताकत को आपने भेजा और देश के लोगों ने जब उस गर्जना को सुना तो वाकई ये महसूस हो गया कि हाँ, भारत कितना सक्षम है। लेकिन जैसा कि हम संजय कुलकर्णी साहब से चर्चा कर रहे थे, इस वक्त चाइना से तो नजर है, चाइना पे नजर है, लेकिन मौसम बड़ा खतरनाक है और ये मौसम कितना नुकसानदायक हो सकता है खासकर भारत के लिए, भारत के सैनिकों के लिए। देखिए, जैसे कि सबसे दुनिया का हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन, वहाँ पर ना दुश्मन से ज़्यादा बड़ा दुश्मन मौसम होता है और वही कुछ हालात अब यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि जिस तरह से बातचीत हो रही है, 12 अक्टूबर को भी ये टॉक्स हैं भारत और चीन के बीच में, कुछ खास बड़ा होने वाला नहीं है, बहुत जल्दी तो नहीं होने वाला है, लेकिन उम्मीद दोनों तरफ से ये जताई जा रही है कि गैलवन जैसा इंसिडेंट हो नहीं जो 4 महीने पहले हुआ था। लेकिन ज़्यादा डर इस बात का है, और वो केवल भारत के लिए नहीं, चीन के लिए भी है, कि जो वेदर कैजुअलिटीज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकती हैं, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी जो पासेस हैं वो थोड़े बहुत ऑन, अगर आप लैंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी और जो हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है पिछले कुछ साल भर, 1.5 साल के गैप में अगर आप देखें। चीनी सेना को इस बात का ज़्यादा डर होगा, वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के पास में
इस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड पर सालों साल डिप्लॉयड रहने का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने बताया कि सियाचिन में हम 1984 से ऑपरेशन मेघदूत के बाद से हम लगातार वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी ऊंचाई पर होती है। ऐसे में चीनी सेना के पास वो बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, और वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर आप टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा चीनी सेना को वहां पर ज़्यादा हेलीकॉप्टर की मेडिकल इवैक्यूएशन हमें देखने मिल सकते हैं, विशेष तौर पर दिसंबर और जनवरी के आसपास में, जब फॉरवर्ड एरियाज में टेम्परेचर 35-40 माइनस डिग्री तक हो जाएगा। क्योंकि लेह में ही जहां पर मैं हूं अभी ऑलरेडी माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है, और 1.5 महीने के अंदर में यहां पर भी टेम्परेचर -15 से लेके -25 के बीच तक गिर जाएगा। बिल्कुल, अपना ख्याल आप भी रखिएगा आशीष। और इससे पहले कि मेहमानों के पास जाएं, आप बता रहे हैं कि वहां पर मौसम कितना ठंडा है, सियाचिन में किस तरीके के हालात हैं, लेकिन एक सवाल जो इस देश की जनता के मन में उठ रहा है, हर नागरिक के मन में उठ रहा है, सरहद पर आखिर हालात कैसे हैं? आप नजदीक से देख रहे हैं, सेना की जो तैयारियां हैं वो भी देख रहे हैं, और जो चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है वो हम पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, और क्या वाकई युद्ध के हालात बन रहे हैं? जी, युद्ध के हालात ऑलरेडी बन गए हैं। हालात सरहद पे ठीक है नहीं। LAC पर जिस तरह से मैंने देखा कितने, इनफैक्ट अभी 1 घंटे पहले मैं वापस ले एयरबेस गया था, और वहाँ पे नाइट ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है सनसेट के बाद में। चिनूक, अपाचे, MI-17, V5, ALH, ये सारे हेलीकॉप्टर्स के मैंने ऑपरेशन देखे, और जितनी तेज़ी से, जितनी ज़्यादा सॉर्टीज हो रही हैं सुबह से लेकर रात तक मैं यहाँ पे देख चुका हूँ ले एयरबेस पे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात बहुत ठीक है नहीं। और दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और तैनात हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से तैयारी है वो युद्ध के स्तर की है, और ये पिछले कुछ हफ्तों से तैयारी कर ली गई है। अमूमन हमने देखा था कि 6 महीने पहले ये उम्मीद किया जा रहा था कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पिछले 6 महीने में स्थिति बनी हुई थी, कम से कम अगले 6 महीने भी यही स्थिति बनी रहेगी LAC पर, और LAC अब LOC 2 की तरफ बढ़ रहा है। आशीष तमाम जानकारी दे रहे हैं कुलकर्णी साहब, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारत अपनी तरफ से कोई तनाव नहीं चाहता है, और ड्रैगन का चाल, चरित्र, चेहरा सब जानते हैं। अब ऐसे में तब जबकि मौसम दगा देने वाला है, भारत के सामने सबसे बड़ा संकट और दुश्मन मौसम ही है, क्या चीन अपनी तरफ से कोई हरकत कर सकता है? मनोज, आप देखिए, आप आशीष जो रिपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा कि 10,000 फीट के ऊपर से रिपोर्ट कर रहे थे, कितनी उनकी सांस फूल रही थी, और आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 10,000 पे सांस फूल रही है, और जितनी भी ट्रुप डिप्लॉयड है वो तकरीबन 14,000 से लेकर के 20,000 के हाइट्स के ऊपर हैं, तो सांस फूलना, खाना ना खा सकना, नींद ना आना, बाकी एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ये सब हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जहाँ तक कि तैयारी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, तैयार है, लेकिन हमने दुश्मन को कभी अपने आप से कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको बराबर की टक्कर देने की काबिलियत होनी चाहिए। जहाँ तक कि नॉर्मल, मैं कहूँगा नॉर्मल जो स्थिति है उसमें कोई ये शक नहीं है कि हम लोग रहेंगे, फिर ये स्थिति ऐसी ही रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, अगर हम आप देखें 1950 में सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी नवंबर में, अब उसके 70 साल हो गए हैं, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 1949 में चीन पहली बार हमारा पड़ोसी बना, उससे पहले तो तिब्बत हमारा पड़ोसी था, और तब से लेकर के आज तक जो है चीन के ऊपर विश्वास किया जाता, चीन के ऊपर किसी प्रकार से भी कोई भी शक, चीन पीठ पीछे पूरा घोपने में माहिर है, चीन विस्तारवाद लगा हुआ है, चीन चालबाजी करता है। ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लेट डाउन करने के लिए, वो हमने देखा है। लेकिन भारत भी अब जानता है, और भारत शुरुआत से ही चीन के इस चाल का जवाब देता आया है, अभी भी दे रहा है। लेकिन अब हालात जो बदले हुए हैं, उसी पर प्रफुल्ल बख्शी साहब आपका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे।
क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आशीष भी वहां पर देख रहे हैं जो सिचुएशन है। ऐसे में हमने बात मौसम की, हमने बात जंगी जहाजों की, हमने बात एयरक्राफ्ट्स की, लेकिन जवानों को जो सुविधाएं मिलती हैं अगर उसका जिक्र करें, उसकी तुलना करें चीन और भारत में, तो भारत को अभी और किस तरीके से अपने जवानों को मजबूत करने की दरकार है? सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमारी जो एक्सपीरियंस है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का, मैं खुद किया हुआ हूं वहां पर, मेरे को पता है एग्जैक्टली, मैं द्रास में रहा हूं और अब -56 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। मेरे को पता है एग्जैक्टली आर्मी किस कंडीशन में होती है, और हमारी आर्मी जो है वो यूज्ड टू हो गई है, ट्रेंड है। और दूसरी बात है, अब हमारी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गई है अटल टनल के कारण, और भी जो टनल्स बन रही हैं, और कांस्टेंट सप्लाई होगी अब हमारे को इनसाइड ड्यूरिंग द विंटर्स। ये हमारी जो स्ट्रेंथ बनेगी। और तीसरी बात है, आप ये मत सोचिए कि बर्फ गिर रही है, सियाचिन के जैसे की सिचुएशन है, सब सो जाएंगे या वापस चले जाएंगे। हमारी सेना में क्षमता है कि इवन विंटर वॉरफेयर जारी रख सकती है। हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है चीनी ट्रेनिंग से। आपको बता दूं, फिनलैंड जैसे छोटे देश ने रशिया की 37 डिविजन्स को परास्त किया था विंटर वॉरफेयर में। आप विंटर वॉरफेयर के जो हमारे तजुर्बे हैं भारत की फौज के, वो चीन से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि चीन हाई ऑल्टीट्यूड नहीं ले सकता। और अब ये मौका है हमको ट्राई करने का कि अब ये जो 18 बख्शी साहब आशीष को तो बताना चाह रहे हैं, बताएं आशीष। बहुत शॉर्टली, आई एम सॉरी विंग कमांडर बख्शी, बहुत शॉर्टली इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी दोपहर को ये ग्राउंड सिचुएशन देखी है जो विंटर्स की प्रिपरेशन है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं देश को यहां से जरूर बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन विंटर्स के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही है। चाहे वो कपड़े हो, राशन हो, विंटर क्लोथिंग, मेडिसिन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने, दवाइयों की व्यवस्था, असला बारूद, ये सब मायनों में हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा 10 सेकंड में, जो अभी विंग कमांडर बख्शी बोल रहे थे। देखिए चीनी सेना के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा रफ टफ है नहीं। इंडियन सोल्जर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। उन्हें अगर आप थोड़ा सा कम भी दे दें तो भी, हालांकि इसे जरूरत अभी पड़ नहीं रही है क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है हर एक चीज को, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत 19 से 20 भी हो जाए तो कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जवान बहुत स्ट्रांग है और बहुत एक्सपीरियंस हैं, मेंटली और फिजिकली हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ट्रेंड हैं, जो कि चीनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए जंग ग्लव से और ये जो बाकी साजो सामान ये बहुत अच्छा किया आपने आशीष की, जो सच्चाई है सरहद की और वहां पर जिस तरीके से जवान जूझ रहे हैं वो सच्चाई तो बयां की ही, इसके साथ ही उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो तैयारियां हैं वो भी आपने बयां की। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पूरे देश को, क्योंकि सेना सरहद पर लगातार तैयार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आशीष आपका, बख्शी साहब आपका शुक्रिया, कुलकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हेलीकॉप्टर को दुनिया की सबसे मॉडर्न वॉरफेयर मशीन कहा जाता है। चिनूक किसी भी तरह की जंगी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी हो या पहाड़, चिनूक हर इलाके में कारगर है। ले से देखिए इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह की खास रिपोर्ट। जो हेलीकॉप्टर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, विश्व का सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और इकलौता टैंडम डुअल रोटर हेलीकॉप्टर। ये अभी ठीक ले एयरबेस के अपने जो स्टेशन, जो स्टैटिक लोकेशन है वहां से मूव करके रनवे की तरफ आता हुआ, और यहां पर आने के बाद में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। ले एयरबेस पर बड़े बड़े जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से चंडीगढ़, दिल्ली, बरेली, पानागढ़, अलग अलग इंडियन एयरफोर्स के बेसिस से बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो राशन हो, मेडिकल सप्लाईज हो या फिर असला बारूद, ये सब कुछ लाया जाता है। और उसके बाद में ले एयरबेस से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स, जो कि हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये
सामान डिवाइड करके आगे फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाते हैं, चाहे वो गैल्वो हो, पैंगोंग सो लेक हो या फिर और भी फॉरवर्ड एरियाज। और चिनूक, ये आपको जो कि मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, अब थोड़ी देर में वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा। जाहिर सी बात है, इस तरह के हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो गई है और लगभग अगले 5 महीने तक बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर से आगे फॉरवर्ड एरियाज में किसी तरह की सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना। और इसीलिए अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा इस तरह की सॉर्टिस की जाती है। और ये चिनूक लिफ्ट ऑफ कर रहा है हमारे ठीक पीछे मेडिकल सप्लाईज और वेपनरी, असला बारूद के साथ में। और ये आगे फॉरवर्ड एरियाज पर जाके जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको आगे ये फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय कर देगा। ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है, चिनूक इसी पोजीशन में अगर बहुत ज्यादा हवा हो फॉरवर्ड एरियाज में या फिर हेलीपैड पर बहुत ज्यादा कठिनाई हो, ठीक इसी पोजीशन पे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, कुछ मीटर ऊपर रहते हुए भी ये सारा का सारा सामान डिप्लॉय कर सकता है, चाहे वो पैराशूट के जरिए हो या फिर डायरेक्ट ड्रॉप के जरिए। इस तरह से चिनूक एयर ब्रिजिंग का काम करता है कि जो कुछ सामान पूरे भारत से ले एयरबेस पर लाया जा रहा है, यहां से आगे पहुंचाने का काम बड़े फॉरवर्ड बेसिस पर चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स करते हैं। और ये अगले कुछ सेकंड्स में टेक ऑफ करेगा। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशनल रीजंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको नहीं बता सकते कि ये कहां पर जा रहा है फॉरवर्ड एरिया में और क्या सामान लेके जा रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सॉर्टीज किए जा रहे हैं। और ये देखिए, चिनूक लिफ्ट ऑफ कर चुका है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है फिलहाल। और ये आगे जाके लगभग 18,000 से 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर भारतीय थल सेना के जो जवान हैं, जो बेसिस हैं, उन्हें सप्लाई देता है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ले एयरबेस पर हम हैं, यहाँ पर अभी टेम्परेचर -5 डिग्री तक चला जाता है और अभी तो ये ठंड की शुरुआत भर है। यहाँ पर दिसंबर के अंत में और जनवरी की शुरुआत में टेम्परेचर लगभग -25 हो जाता है ले एयरबेस पर। और आगे फॉरवर्ड एरियाज में ये टेम्परेचर -40 से -50 तक आराम से हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में इस तरह के सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि अभी जो कुछ, चाहे वो फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल हो, असला बारूद हो, खाने पीने का सामान हो, कपड़े हो, दवाइयाँ हो, ट्रूप्स को और डिप्लॉय करना है, ये सब कुछ अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत है और वही किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता था चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को लाने का। और जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब हमें बोलने में तकलीफ हो रही है, आप इमेजिन कीजिए, अभी तो हम केवल 11,000 फीट पर हैं, जब आगे 18-19,000 फीट तक में हमारे जवान -40 और -50 में कैसे रहते होंगे, कैसे सीमा की सुरक्षा करते होंगे, ये सोचकर ही मेरे दिल दिमाग में उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है जिसे देखकर दुश्मन का थर-थर कांपना तय है। और फिलहाल भारत की गर्जना में इतनी है। आप चलिए वहां खबरजहां में, हमें दीजिए इजाजत।